आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन की डेट शीट आ चुकी है। एग्जाम शुरू होने में लगभग 2 महीने बाकी हैं और परीक्षार्थी जोर शोर से तैयारी में जुटे हुए हैं। ऐसे में 12th साइंस स्टूडेंट्स के सामने फिजिक्स एक चुनौती भरा विषय है। उसमें कैसे 100% मार्क्स लिए जाएं, क्या ट्रिक्स अपनाई जाएं और किन किन बातों का ध्यान रखा जाए, इन सभी प्रश्नों का जवाब देंगे आज के हमारे अतिथि श्री विवेक थपलियाल जी। बातचीत के एपिसोड 31 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप वर्तमान में प्रूडेंस स्कूल, अशोक विहार, न्यू दिल्ली में वाइस प्रिंसिपल के पद पर नियुक्त हैं। आप स्कूल के फीस मैनेजमेंट, पेरेंट हैंडलिंग, एग्जामिनेशन और करिकुलम डेवलपमेंट आदि विभागों और कार्यों को बखूबी निभा रहे हैं। आप सदस्य हैं कॉन्फिडेंशियल टेस्ट डेवलपमेंट फॉर नीट एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय एनटीए। आप मेंबर हैं कॉन्फिडेंशियल टेस्ट डेवलपमेंट फॉर सीयूईटी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय एनटीए। आप सब्जेक्ट एक्सपर्ट फॉर एनालिसिस क्वेश्चन पेपर ऑफ ग्रेड 12th फिजिक्स सीबीएसई फॉर लास्ट 2 years कंडक्टेड बाय दिल्ली स्टेट साइंस टीचर्स फोरम। हेलो। हेलो। नमस्कार विवेक थपलियाल सर। हाँ नमस्कार मैम। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक है मैम। सर आज मुझे बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आपसे बात करनी है जी। कि बोर्ड एग्जाम्स शुरू होने वाले हैं, लगभग 2 महीने रह गए हैं और आप फिजिक्स के एक्सपर्ट हैं। हाँ जी। तो सर आप प्लीज ये बताइए, जिससे स्टूडेंट्स को फायदा होगा आपकी बातचीत से, कि इन 2 महीने में बच्चा अपना टाइम टेबल कैसे बनाए और 100% मार्क्स अगर वो लेना चाहता है, जो कि बहुत मुश्किल है फिजिक्स में लेना, हाँ पर जी। सर आप जो इम्पोर्टेंट टिप्स बताएंगे उससे बच्चे को फायदा होगा। तो प्लीज सर आप सुझाव दीजिए कि क्या करना चाहिए। लास्ट के 2 महीने में फिजिक्स की जो रिवीजन स्ट्रेटेजी है जी इसको बड़े सोच समझ के डिजाइन करना चाहिए, जी क्योंकि हमारे पेपर के अंदर कॉम्बिनेशन होता है। तो कॉम्बिनेशन किस तरीके से होता है कि उसमें अब 1 मार्क्स के नंबर की वैल्यू है, वो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। जी तो जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको बहुत सटीक कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है तभी आप 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को सही चुन पाते हो, क्योंकि कई बार 2 ऑप्शन बड़े करीबी मामले होते हैं। उसके लिए सबसे पहला काम जो होता है कि जितनी भी डेरिवेशन है उनको समझ के करना बहुत जरूरी है। ये नहीं है कि आपने उसको याद करा और लिख दिया, क्योंकि डेरिवेशन ही एक ऐसी चीज होती है जिसके अंदर सारी कंडीशंस छुपी होती हैं कि कौन सी डेरिवेशन कब फॉलो करेगी, किस कंडीशन में करेगी, किस कंडीशन में डेरिवेशन पलट जाएगी। ये डेरिवेशन के अंदर सब कुछ दिया होता है। इसलिए पहला काम क्या है कि यू हैव टू मास्टर द डेरिवेशन, और जी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट सबसे पहले डेरिवेशन से ही कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। डेरिवेशन करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप हमारा जो आता है किसी भी चैप्टर के अंदर, वो आता है उसमें कितने फॉर्मूले बन रहे हैं, फॉर्मूले बेस्ड इक्वेशंस कितनी बन रही हैं। तो जी जब फॉर्मूले बनाते हैं तो एक फॉर्मूले से दूसरा फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। सपोज एक एग्जांपल देता हूं, किसी से फोर्स है, जी फोर्स को अगर मैंने डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया तो वर्क डन बन गया। अब इलेक्ट्रोस्टैट्स की बात करता हूं तो वहां फोर्स का फॉर्मूला है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अगर मैं एक आर से इसको मल्टीप्लाई करूं तो यही फोर्स वर्क डन बन गया, यानी एनर्जी बन गया। तो पोटेंशियल जी एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/4πε0 Q1 Q2/r। तो बच्चे दोनों फॉर्मूले को अलग अलग याद करता है, जबकि ये है कि ये एक ही फॉर्म में से सब कुछ निकल जाता है। तो जी बच्चे को समझना जरूरी है कि जो उसने पहले पढ़ा है, जिसको हम फिजिक्स के अंदर एनालॉजी कहते हैं, कि एनालॉजी को कैसे फिजिक्स के अंदर इंप्लीमेंट किया जाए। सपोज उसने 11th क्लास में ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ा था, तो जी जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक नाम आता है जिसका फॉर्म होता है Gm/r²। तो जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का दूसरा नाम होता है इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। और यही वो नाम जब इलेक्ट्रोस्टैट में आ जाता है तो यहां भी हमारा नाम होता है इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी कोई अलग नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट पे दोनों काम करते हैं।
तो जी बच्चे को ये जो एनोलॉजी का डेवलपमेंट है ये पे जरूर ध्यान देना चाहिए, जिससे कि उसके कम टाइम में ज्यादा रिवीजन हो पाए। तो बच्चे ने एक बार अपने फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट हैं वो डेरिवेशन के वाया क्लियर कर लिए, दूसरा उसने सारे फॉर्मूले लिख लिए, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि अब इसमें कितने ग्राफ आने की पॉसिबिलिटी है। बच्चे को सोचना चाहिए हमेशा कि कई बार ग्राफ से क्वेश्चन आता है, तो ग्राफ से खुद को क्वेश्चन करो किस ग्राफ से कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, और कई बार कंडीशन देख के ग्राफ बनाओ। तो ये जो रिवर्स तरीका है ग्राफ का, अगर बच्चा इन तीन में क्लियर हो जाए, जो पहले मैं बात कर रहा हूं डेरिवेशन जो कि फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बना रहा है, जी दूसरा फॉर्मूला, फॉर्मूले की एनोलॉजी है, जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ा और मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा, दोनों एक जैसे ही चलते हैं, तो एनोलॉजी के ऊपर फॉर्मूले बनाने शुरू कर दो, दो हो गए। और तीसरा उसमें कितने पॉसिबल ग्राफ हैं। तो पहला काम तो ये है, और ये जी आपको कैसे करना है कि आपने cbsc.nic.in की साइट में जाइए, जी सीबीएसई का पूरा करंट 2024-25 का सिलेबस डाउनलोड कीजिए। उसके बाद जिस भी यूनिट को पढ़ रहे हैं, जो जो टॉपिक होते जाएंगे उसको अंडरलाइन करते जाइए। इस जी तरीके से अगर उस यूनिट की पूरी टॉपिक अंडरलाइन हो जाते हैं, तब ये माना जाएगा कि अब आपको वो यूनिट अच्छे से आ गई है। तो जब भी रिवीजन करें, प्लीज मेक श्योर डाउनलोड द सिलेबस फ्रॉम ncrt.nic.in एंड लाइन टू लाइन अंडरलाइन करते रहिए, जिससे कि ये समझ में आ जाए कि कहीं कोई टॉपिक छूटा तो नहीं है। बहुत बहुत अच्छी बात सर। और जी। इसके साथ साथ सर मान लीजिए बच्चे को तैयारी करनी है, रिटर्न तैयारी करनी है, अब उसे बहुत सारा एक्स्ट्रा मटेरियल भी चाहिए, क्वेश्चंस भी चाहिए, तो सीबीएसई सैंपल पेपर्स एक्स्ट्रा मटेरियल वो कहाँ से लेगा और किस तरीके से रिटर्न तैयारी करे? ठीक है, इसके लिए जो सबसे पहला सुझाव है मेरा, वो जी सबसे पहले एनसीईआरटी की बुक को ले। जी एनसीईआरटी की एक थॉरो रीडिंग मारता है। सीबीएसई हम्म, में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, एनसीईआरटी जो बनाई गई है उससे आप डेरिवेशन इतने अच्छी तरीके से लिख नहीं पाते हैं। तो जी उसके लिए क्या है कि एनसीईआरटी को थॉरो रीडिंग कीजिए, हम्म, उसमें एक होता है पॉइंट्स टू पॉन्डर, उसको जी जरूर पढ़िए, और एक हम्म, होता है रिवीजन, वो हम्म, जरूर करिए। दो तीन चीज तो एनसीईआरटी। अब इसमें आप एक रेफरेंस बुक लीजिए, रेफरेंस बुक में आप प्रदीप ले सकते हो, एसएल अरोरा ले सकते हो, किसी का एबीसी होगी, कोई भी बुक ले लीजिए। जी अब जो जो टॉपिक वहां पे लिखे गए हैं, उन उन टॉपिक की डेरिवेशन आप इन बुक से कीजिए, क्योंकि इन बुक्स में वो डेरिवेशन अच्छी तरीके से दी गई है। जी तो जब भी हम एक्स्ट्रा बुक की बात करते हैं, एक रेफरेंस बुक होना जरूरी है। चाहे आप कोई भी एक बुक ले लीजिए, किसी को अच्छा पढ़ना वो रेस्टिक है, जी ठीक है, नहीं तो एसएल अरोरा ले सकता है। ये बुक बहुत अच्छी बुक है, इनसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब जो लास्ट के जो होता है कि जब आपने पूरी तैयारी कर ली है, देन कम्स टू द सैंपल पेपर। तो जी सैंपल पेपर के अंदर आप जो है, जिसके अंदर आप मेक श्योर करना कि आंसर की क्लैरिटी हो, क्योंकि ज्यादातर जो सैंपल पेपर आते हैं उनके अंदर आंसर गलत दिए रहते हैं। तो जी इसलिए सैंपल पेपर के अंदर कोई ऑथेंटिक सोर्स से लाना बहुत जरूरी है। वैसे हमारी एक वेबसाइट आने वाली है cbsc exam.com, उसके अंदर भी हम फिजिक्स के अंदर 15 क्वेश्चन पेपर विद आंसर की देने जा रहे हैं, और जी वो टीचर के द्वारा बनाए गए हैं, इसलिए वो बिल्कुल फुल प्रूफ करेक्ट है। तो जी 15 सैंपल पेपर करने के बाद ये गारंटी हो जाती है कि बच्चा जो है अच्छे से एग्जाम के अंदर विद कॉन्फिडेंस पेपर कर सकता है। बिल्कुल। अगर बच्चे ने 15 पेपर्स कर लिए तो मेरे ख्याल से और क्वेश्चंस कोई रहेगा नहीं, और कॉन्फिडेंस तो बच्चे का अपने आप ही बढ़ जाएगा सर। बूस्टअप हो जाता जी कॉन्फिडेंस, बिल्कुल ठीक। बिल्कुल बिल्कुल। अब सर वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस, यानी 1 मार्क 2 और 3 और 5, ये इसके इस तरीके के क्वेश्चंस की तैयारी कैसे करनी चाहिए? देखिए, जहां तक 1 मार्क का क्वेश्चन का सवाल है, 1 मार्क क्वेश्चन जैसे मैंने पहले कहा था, पहले कहा था जी। जैसे आपने डेरिवेशन करी है, डेरिवेशन के अंदर कंडीशन छुपी होती हैं, और जी उन्हीं कंडीशन के बेस पे आपका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बनता है, और हम्म, इसी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चन बेस बनते हैं। जी जब एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं, तो अगर आपका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट अच्छा है तो आप 1 नंबर के क्वेश्चन निकाल लोगे बड़े आराम से। जी रही जो 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन में हमें कोई ज्यादा नहीं लिखना होता, टू द पॉइंट लिखना होता है, और वो आपको जब आप cbsc.nic.in से सिलेबस डाउनलोड करोगे, तो हम्म, उनमें ज्यादातर डेरिवेशन जो है 2 और 3 मार्क की वहां से ही पूछी जाती हैं। जी तो आपको उनको प्रैक्टिस करना होगा, और प्रैक्टिस करने के बाद
कई बार ऐसा होता है कि बच्चा जब एग्जामिनेशन रूम में होता है तो एक वर्ड होता है ब्लैकआउट हो जाता है, फिजिक्स के जी। अंदर बड़ा होता है। वो अपने दिमाग को ये जोर डालता है कि हम्म, पहली लाइन याद नहीं आ रही, बाकी उसे सब पता है, पहली लाइन याद नहीं आ रही। हमेशा जी याद रखो, इसके लिए कोई ना कोई ट्रिगर आप अपने दिमाग में डाल के रखो कि डेरिवेशन स्टार्ट करने के लिए आपने एक रफ लाइन यूज करनी है। जैसे सपोज मैं कहता हूं कि हम्म, मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेरिवेशन डिराइव करने के लिए एग्जाम में दी। अब जी बच्चा बिल्कुल याद करके घर से गया और स्कूल में जाके एग्जामिनेशन रूम में जाके वो ब्लैकआउट हो गया। तो जी उसने अपने दिमाग में क्या डाल के रखना है कि कोई चीज वो ऐसी रिमाइंड करे कि वो पूरी डेरिवेशन कर जाए। जी उसके लिए हम बच्चे को कहते हैं कि एक बात याद रखो, इट इज बेस्ड ऑन इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। जैसे ही जी। बच्चे को ये ध्यान आएगा वो पूरी डेरिवेशन कर जाएगा। क्यों? ओके। क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी के ऊपर बेस्ड हो जाता है पूरी पूरी इक्वेशन, और यहीं से जी हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिराइव हो जाती है। तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया। इस जी। तरीके से कोई ना कोई पंचलाइन आपके दिमाग में होनी चाहिए जितनी की डेरिवेशंस हैं, तो आपकी वो जो कंडीशन होती है ब्लैकआउट वाली, उससे आप निजात पा आ लोगे। सकते हैं बिल्कुल। जी। और जो सर लॉन्ग क्वेश्चन है, जैसे 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। 5 मार्क के क्वेश्चन जो होते हैं वो नॉर्मली ऐसे होते हैं जो ज्यादा तक हम सबको आते हैं। उसका आते रीजन जो हैं। होता है वो अच्छा। बड़े, जैसे आप ये समझो जिसमें डायग्राम बनाने होते हैं, और जो जैसे मतलब थोड़ी देर के लिए बात करूं, गैल्वेनोमीटर है, एक जनरल सा टॉपिक होता है। मैं जी बात करूं फुल वेव रेक्टिफायर है, ये एक बड़ा सा टॉपिक है। जी। अगर हम ये बात करें गॉस लॉ के अंदर बड़ी डेरिवेशंस है, तो बच्चा कई बार प्रैक्टिस कर चुका होता है। सिर्फ ठीक है जी। मसला ये होता है कि वो सही तरीके से उसे लिख रहा है कि नहीं लिख रहा। जी क्वेश्चन में जितना पूछा है उतना लिख रहा है। कई बार बच्चे को जैसे गैल्वेनोमीटर के ऊपर क्वेश्चन आया, करंट सेंसिटिविटी बताओ, और बच्चे ने पूरा गैल्वेनोमीटर लिख दिया, तो गलत जी माना जी जाएगा। जी। जो स्पेसिफिक पूछा जाता है वो ही लिखना होता है। फिजिक्स के अंदर ज्यादा लिखने की कोई वैल्यू नहीं है, टू द पॉइंट और सटीक लिखने की वैल्यू होती है। जी बहुत बढ़िया सर। जी। और सर फॉर्मूलाज की प्रैक्टिस कैसे करें? बच्चे कई बार फॉर्मूला से बहुत बिल्कुल घबराते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। फॉर्मूले के ऊपर मैं आपको एक सही तरीका बताता हूँ कि जितने भी फॉर्मूले, पहले आप उस यूनिट को पढ़ लीजिए, जी उसके टॉपिक सब टॉपिक जिसमें जैसे भी आप डिवाइड कर रखे फॉर्मूले लिखिए। उसके बाद अपना मोबाइल खोलिए और उसे आप रिकॉर्ड कर लीजिए। जी और जितना भी रिकॉर्ड करने के बाद आप क्या कीजिए, जब भी आपका कोई फ्री टाइम आया अपना मोबाइल ऑन किया और एक बार फॉर्मूला सुनना शुरू कर दीजिए। तो कई जी। बार क्या होता है कि जो हमारी ये विजुअल मेमोरी होती है, ये हम्म, एग्जामिनेशन रूम में बड़ा काम देती है। तो विजुअल एड के अंदर अगर आप इस तरह की आदत बना लेते हैं, तो जी यकीन मानिए दिन में आप 4-5 बार का रिवीजन उन फॉर्मूले के ऊपर कर लोगे, और आपका दिमाग के अंदर वो फॉर्मूले सेट हो जाएंगे। एग्जामिनेशन रूम में आपको भूलने का मतलब ही नहीं होता नहीं है। है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हम लोगों के टाइम पर ये बोलते थे कि आप जहाँ बैठते हैं, जहाँ पढ़ाई करते हैं, वहां सामने अपने दीवार पर वो बिल्कुल बिल्कुल। फॉर्मूलाज। तो ये एक नई टेक्निक आपने बताई आज कि दीवार की मोबाइल जगह फोन का बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही दीवार इस्तेमाल की किया जगह मोबाइल करें। रख। जी जी। जी। सर फिजिक्स में डायग्राम भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो डायग्राम जी डायग्राम के अंदर ये होता है, फिजिक्स के अंदर हमें डायग्राम को बहुत ज्यादा सजाना नहीं होता। ये जी नहीं है कि आप डायग्राम के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम कर रहे हो। तो जी यहाँ पे क्या होता है, डायग्राम फ्री एंड ड्राइंग की तरह चलता है। जी। हाँ, उसके जो पार्ट्स होते हैं उनकी लेबलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। मतलब कौन सा पार्ट क्या चीज बता रहा है वो जी। जरूर बनाना है। और उसको फ्री हैंड ड्राइंग से करना है, फ्री हैंड बिल्कुल। जिसमें कि अच्छा। ऐसा नहीं है कि आपने 1-1.5 मिनट तक डायग्राम बनाने में टाइम लगा दिया, वो नहीं। आप बिल्कुल रफ हैंड स्केच कीजिए, और जी प्रैक्टिस में ऐसा रहिए कि बहुत कम टाइम में आपके डायग्राम बन जाए। हर क्वेश्चन के ऊपर आप डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिए, मैं कहता हूं अपने आप से। क्योंकि फिजिक्स के अंदर क्या होता है कि डायग्राम जो होता है वो खुद बोलता है, उसकी अपनी एक आवाज होती है। जो एग्जामिनर होता है वो डायग्राम देख के समझ जाता है कि बच्चे की डेप्थ कितनी है। तो कई बार वो थियोरेटिकल चीज को जो आपने लिखी होती है उसको पढ़ेगा नहीं, डायग्राम देख के ही अच्छा। आपको नंबर दे देगा, उसका इंप्रेशन बहुत ही अच्छा पड़ता है। तो जी। हर क्वेश्चन के ऊपर अगर आप डायग्राम बना सकते हो, तो इट विल बी अ एक्स्ट्रा माइलेज फॉर यू। ओके सर, थैंक यू सर। और सर क्या एनसीईआरटी बुक जो है फिजिक्स के लिए, क्या वो काफी है एग्जाम में नहीं, अच्छे नंबर लेने के लिए? मैं आपको एक बात फिर से रिपीट मारता हूं, जी एनसीईआरटी बुक जरूरी है, जी लेकिन अपने आप में ये कंप्लीट नहीं है। आपको जी करना है, आप जो सॉल्व एग्जाम्पल है जरूर करके जाओ, उसकी जी बैक एक्सरसाइज जरूर करके जाओ, लेकिन साथ इसके एक रेफरेंस बुक जरूर रखिए। क्योंकि जी। फिजिक्स के अंदर जो एनसीईआरटी है उसमें जंप है।
जंप का जी मतलब समझो, कोई डेरिवेशन होगी तो जी बीच में से आपकी एक लाइन आएगी, अचानक से दूसरी लाइन आपको समझ में नहीं आएगी, तो आप जी। सोचोगे अचानक से क्या हो गया। लेकिन हम्म। हाँ, ये जरूर है कि एनसीईआरटी हमारी बाइबल मानी जाती है, लाइन टू जी लाइन हमें एनसीईआरटी पढ़ी होनी चाहिए, तो वो हम काम करते हैं एनसीईआरटी, तो इट इज ए कंपलसरी पार्ट। लेकिन जी ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है, तो इसके लिए फिर एक रेफरेंस बुक भी लेनी है, और उसको फिर जो डेरिवेशन है उसको रिफर कीजिए दूसरी बुक से, तब ये मामला पूरा कंप्लीट माना जाएगा। जी सर। बुक्स के नाम तो आपने पहले ही बता दिए हैं कि क्या बिल्कुल। क्या एक्स्ट्रा मटेरियल लेना होगा। हाँ। अब सर बच्चा पहुंच गया, एग्जाम शुरू हो गए उसके, हाँ। और फिजिक्स के पेपर में मान लीजिए 1 या 2 दिन का गैप आया है। हाँ। अब उसे किस तरीके से अपने 1 और 2 दिन की जो भी गैप मिला है उसमें उसे किन बातों का ध्यान रखना है और किस तरीके की तैयारी, एक रिवीजन करना है उसको। देखिए, फिजिक्स के पेपर में नॉर्मली मैं मान के चलता हूँ सबसे कम गैप कितना हो सकता है, 2 दिन का। जी 1 दिन का भी नहीं होगा, 2 दिन का मिनिमम होगा। तो जी अगर आपको 2 दिन का गैप मिलता है, तो फिजिक्स के अंदर जो पार्ट 2 है हमारी, फिजिक्स पार्ट 2, वहां से शुरुआत कीजिए हमेशा, क्योंकि अच्छा जी उसको कम टाइम में उस बुक की रिवीजन आप बहुत जल्दी कर लोगे, तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाता है कि हाँ, मैंने आधा सिलेबस कर लिया। तो जी आपकी पार्ट 2 ऑप्टिक से शुरू होती है और सेमीकंडक्टर्स में आके खत्म हो जाती है। तो आप तुरंत जो है, जब आपको जैसे पहला पेपर खत्म हुआ और दूसरा शुरू होने वाला है, जैसे फिजिक्स का बीच में जी 2 दिन है, तो आप सेकंड बुक को उठा लीजिए और सेकंड बुक को विद इन 3-4 आवर्स के अंदर अच्छे से एक बार पूरा कंप्लीट कर लीजिए। जी उसको कंप्लीट करने के बाद आप आधे पौन घंटे का, 1 घंटे का रेस्ट लीजिए, और फिर आप उठाइए बुक 1। मुझे जी लगता है बुक 1 जिस बच्चे ने अच्छे से पढ़ी है, फिर भी उसको 6 से 7 घंटा जरूर लगेगा एक बार उसको अच्छे से रिवाइज करने के लिए। एक ठीक दिन है। आपने जो है पूरे दिन भर में पहले पार्ट 2 निपटानी है, उसके जी बाद पार्ट 1 निपटानी है। अब जो रहा दूसरा दिन, दूसरे दिन में आप ना कोई बुक उठाइए, जी ठीक है, ना कोई मतलब पुरानी जो आपकी रिवीजन कॉपी हो मत उठाइए, एक जी ब्लैंक कॉपी उठाइए। और जी ब्लैंक कॉपी उठाने के बाद आप यूनिट वाइज शुरू हो जाइए रिकॉल करना कि जी ये डेरिवेशन है, इसको ऐसे, मतलब डेरिवेशन को माइंड में चलाइए और लिखिए खाली उसका नाम कॉपी जी में। जी जैसे सपोज मैं कहूँ यूनिट 1 के अंदर कौन सी डेरिवेशन को आपने रिकॉल करना है, जी भाई, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क, ठीक है, व्हेन द डाइपोल इज प्लेस इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जी ऐसे मतलब वर्क डन निकालो, गॉस लॉ निकालो। तो आप लिखते जाइए खाली टॉपिक्स के नाम, तो और उसको दिमाग में रिकॉल करते जाइए। जी जहां पे आप रिकॉल ना कर पाओ वहां पे तुरंत अपनी किताब खोल के उसको दोबारा रिवाइज कर लीजिए। बिल्कुल। अगर इस तरीके से आप पूरा सिलेबस को चला ले, तो जी मान के चलिए आपके 98-99 मार्क्स जरूर आएंगे। और जी मेरी बिल्कुल क्लियर हिदायत है कि जो आपने 15 सैंपल पेपर किए हुए होंगे, वहां पे आपको जो डाउट आए होंगे, उन जी डाउट को सेकंड लुक जरूर दीजिए जी एग्जाम से जस्ट पहले दिन। जी बिल्कुल हाँ। सही सर। अब बच्चा एग्जामिनेशन में पहुंच गया है, हम्म। वहां उसको फिर थोड़ी सी घबराहट हो रही है, हम्म। कॉन्फिडेंस कहीं लूज कर रहा है। उन हम्म। 3 घंटे जो एग्जाम के हैं उसमें अपना कॉन्फिडेंस कैसे बनाए जिससे वो ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ले सके। अब जहां तक ये कॉन्फिडेंस की बात है, ये जानना और मानना बहुत जरूरी है जी कि वो जो 3 घंटे होते हैं वो हमारे साल के 3 घंटे हैं। जी अब आप सोचो, एक साल एक तरफ और वो 3 घंटे एक तरफ। जी कोई बच्चा पूरा साल भर जबरदस्त पढ़ाई करी, जी लेकिन वो उस 3 घंटे में अपने दिमाग को कंसंट्रेट नहीं कर पाया, तो उसकी जी पढ़ाई जो है, एक जो मुकाम में पहुंचनी थी, उसका जो रिजल्ट आना था, वो नहीं आ पाएगा। जी उधर दूसरी तरफ से ये मानिए कि जिस बच्चे ने कम पढ़ा, लेकिन 3 घंटे में उसने दिमाग को अच्छा यूज किया और उसने नंबर निकाल लिए। मैं ये कहता हूं कि एग्जामिनेशन रूम में जाने से पहले बच्चे को ये सोचना है कि 3 घंटे ये गोल्डन 3 घंटे है। जी जिंदगी में ऐसे कोई 3 घंटे हमारे पास नहीं थे जैसे अब आ रहे हैं। उसको अपने आप को बहुत ज्यादा पॉजिटिव करना है, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव उन 3 घंटे के लिए, कि जितना जी बेस्ट वो कर सकता है वो बेस्ट करके चलना है। और स्ट्रेटेजी दिमाग के अंदर बहुत क्लियर रखनी है कि जहां पे कोई डाउट आए उसको तुरंत छोड़ के आगे बढ़ जाओ। जी क्योंकि एक चीज होती है कि जब हमारे दिमाग के अंदर डाउट आता है, आप दिमाग में दबाव डालते हो उस डाउट को क्लियर करने के लिए, और वो फर्दर डाउट जनरेट करता है। इस तरीके से एक चेन सीरीज डेवलप हो जाती है दिमाग के अंदर, और जी बंदा फिर डाउट में चला जाता है, उसका बहुत टाइम इसी में खराब हो जाता है। हम बेस्ट बिल्कुल। स्ट्रेटेजी ये होती है कि जैसे कहीं पे आपका पेन रुके, जस्ट स्किप इट, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे क्या होगा कि दिमाग जो है उस डाउट में रुकेगा नहीं, और दिमाग एक्टिवेट रहता है। और जब जी दिमाग एक्टिवेट रहता है तो मुश्किल चीज भी आसान कर जाता है।
लेकिन जब वो डाउट में घिरता है तो आसान चीज भी मुश्किल हो जाती है। इसलिए ये स्किप करना स्ट्रेटेजी वाइज बहुत बेस्ट माना जाता है। जी, कॉन्फिडेंस खत्म नहीं होगा, अपने आप ही काम होता चला बिल्कुल जाएगा। जी, बिल्कुल निर्जा जी, आप बिल्कुल बिल्कुल। सही कह रहे हैं। जी सर, जी सर, अभी आपने एक टेक्निक बताई है मोबाइल फोन की कि हम्म, कैसे बच्चा फॉर्मूलाज याद करे। हाँ, कोई और न्यू कोई टेक्निक हो जो बच्चों के पास फोन तो हमेशा होते ही हैं, हम कुछ और तैयारी करने का तो आप प्लीज इसमें बताइए। आजकल जो है एक एनिमेटेड पीपीटीज आती हैं, जी एनिमेशन आते हैं। तो एनिमेशन में क्या होता है कि आपको अपनी तरफ से डाटा फीड करना होता है और फिर आपका आंसर एनिमेशन के थ्रू डिस्प्ले हो जाता है। जी जैसे सिमुलेशंस होते हैं जी। इसी तरीके से ये हम्म। एनिमेटेड पीपीटीज होती है। तो मैं कहूंगा कि जितनी भी एनिमेटेड पीपीटीज हैं, जो भी बच्चों को जहां से रिसोर्सेज से मिलती हैं, जी उनको एक बार जरूर वो रिवीजन जब भी कर रहे हो तो एनिमेटेड पीपीटीज को देखें। खासकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, उसके ऊपर एनिमेटेड पीपीटी बहुत सारी हैं, उनको जी देखिए। ऑप्टिक्स के अंदर जो टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप हैं उसके वैसे क्वेश्चन फिक्स है, उनको जरूर देखिए। सेमीकंडक्टर के अंदर ये फुल वेव रेक्टिफायर हाफ वेव रेक्टिफायर पक्का क्वेश्चन है, इनकी जरूर देखिए। तो इस जी तरीके से एनिमेटेड पीपीटीज काफी सारी हैं और जी ये बच्चे को मतलब कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से समझा पाते हैं वो, क्योंकि वो जी दिख रहा होता है जो हो रहा होता है, तो माइंड उसको बड़े आसानी से कैच कर जाता है। जी तो ये एनिमेटेड पीपीटीज का आप यूज कर सकते हो। अब मैंने पहले बताया कि मोबाइल के अंदर आप अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। जी तीसरा जो होता है कि आजकल अगर आप जूम को देखोगे तो जी जूम खुद की रिकॉर्डिंग कर सकते हो। मतलब अब जब आंसर कर रहे हो तो जी आंसर एक पूरा पेपर सैंपल पेपर आप जूम पे सॉल्व कीजिए बोलते हुए, मतलब क्वेश्चन रिटर्न रखिए और जी। जो आंसर है उसे वर्बल कीजिए। तो वो जैसे 3 घंटे का पेपर है, हो सकता है कि आपका 2 घंटे में हो जाए। और वो रिकॉर्डिंग फिर दोबारा देखिए तो आपको समझ में आएगा कि कहीं पे कोई लैग है, तो कहीं पे कम लिखना है या कहीं पे ज्यादा लिखना है, ये भी आप कर सकते हो। लेट टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन ये भी एक अच्छा मूव माना जाता है। जी, लेकिन इसके साथ साथ रिटर्न प्रैक्टिस तो करनी ही है। वो तो मस्त है वो तो उसके। बहुत उसके। हाँ हाँ जी, जी। उसके बिना तो ना स्पीड बनती है और मैं कॉन्फिडेंस आपको भी नहीं जो आता है। 15 सैंपल पेपर की बात कह रहा हूँ, मैं सिर्फ इसलिए कह बिल्कुल। रहा हूँ जी कि जो वो 15 सैंपल पेपर है उसमें क्या होगा कि पहले आपको सैंपल पेपर मिलेगा। जी सैंपल पेपर यू टेक इट लाइक योर प्री बोर्ड, तो आपने बैठ के पेपर करना शुरू किया। जी उसके बाद जो आपने पेपर की आप चेक ऑन करेगा, तो घर के अंदर तो कोई टीचर है नहीं जो चेक कर सके। अब बिल्कुल। उस सैंपल पेपर की आंसर की हमने ऐसे डिजाइन कर रखी है कि अब जी आपको आंसर की मिलेगी। आंसर की से आप अपने पेपर को चेक कर सकते हो, तो आपको ये पता लग जाएगा कि कहाँ पे आपकी गलती चल रही है। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल सर। सर, और कोई टिप, आप कुछ ऐसा टिप्स कुछ बच्चों को देना चाहते हैं जो देखो, अभी हमारी देखो, बातचीत में रह गया हो? ये आप ये मान के चलिए कि जो एग्जामिनेशन है ये लाइफ का सबसे बड़ा दौर होता है, किसी भी मतलब इंसान है और या बच्चा हो। जब जिस भी चीज को हम एग्जाम कहते हैं, जरूरी नहीं कि ये 12वीं का एग्जाम है, जी हमारे हर मोड़ पे कोई ना कोई एग्जाम आता है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब भी कोई नाम जिसके आगे एग्जाम आ गया, दिमाग हम्म। के अंदर एक चीज होनी चाहिए, आपको ऐसा लगना चाहिए वी हैव टू गिव आवर बेस्ट। और बिल्कुल। जब दिमाग में एक बार ऐसा रजिस्टर हो जाता है कि आपको अपना बेस्ट देना है, तो जी बेस्ट के लिए क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, दिमाग अपने आप ही इस चीज को फर्दर डेलीगेट करता है और वो जी रिसोर्सेज जुटाना शुरू कर देता है। जैसे मैं एक बात कहूं, बच्चे को जब एग्जामिनेशन सिर पे होता है तो जी बच्चा 8-8 9 9 घंटे बगैर रेस्ट लिए हुए पढ़ना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। तो वो ऐसा कैसे कर पा रहा है? क्योंकि उसे जी ये पता लग जाता है कि उसको एग्जाम में अपना बेस्ट देना है। तो जी दिमाग एक्टिवेट हो जाता है, उसको थकान दूर हो जाती है और वो लगातार पढ़ना शुरू हो जाता है। तो जी अगर हर बच्चा ये सोच ले कि उसको एग्जाम में अपना बेस्ट देना है, तो जी हो सकता है कि उसके लास्ट के जो 15 दिन हो वो बगैर थके हुए जी 24 घंटे में से हो सकता है 15-16 घंटे निकाल रहा हो। और यही बिल्कुल। कामयाबी की सबसे बड़ी पहचान है। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात। बच्चा जित कोई भी, हर इंसान जब भी, एग्जाम सारी जिंदगी होते हैं, तो अपना ये सोचें कि हम अपना बेस्ट देंगे और उसके लिए खूब मेहनत करें, तो बिल्कुल सफलता जो है कदम चूमती है, इसमें कोई शक नहीं है सर। बिल्कुल ठीक। जी, थैंक यू सो मच सर। आपने धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छे टिप्स दिए, बहुत जरूरी बातें स्टूडेंट्स के लिए आपने बताई हैं, जानकारी दी है। निश्चित रूप से बच्चों को फायदा होगा सर।
थैंक यू सो मच सर, मैं थैंक यू। धन्यवाद आपका करना चाहूंगा कि आप एक इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि आप हमारे सब्जेक्ट के ना होते हुए भी उन बच्चों के बारे में सोच रहे हैं कि जो बच्चे हमारे फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट का एग्जाम देंगे और उनको कहाँ से मदद मिल सकती है। आपका कार्य बड़ा सराहनीय है एंड आई हाईली अप्रिशिएट योर जॉब। थैंक थैंक यू यू। सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। नमस्कार सर। जी नमस्कार। जी।